20-25 साल वाले लड़के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जनरली अगर आप यंगस्टर्स को देखते हो 18-20 साल में, हाँ कई लोग बड़े डिफरेंट होते हैं, देयर ऑड वन आउट होते हैं, बट 80% लोग उस टाइम पे बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर उनको पहले ही नॉलेज आ गई, अपनी 50,000 सैलरी में वो अपने खर्चे को कैसे कैसे बांटे, इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे बांटे, कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे। कृष्ण जी कहते हैं मिट्टी से कभी प्यार नहीं करते। जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ में पांडवों को लिए बताया था, जब उनको बोला कि आप इंद्रप्रस्थ में मूव करिए, तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई मिट्टी से कभी प्यार नहीं होता। ठीक है, तो आज लोग बोलते हैं ये मेरा घर है, मैं जिंदगी भर इसी घर में रहूंगा। अगर बड़ा घर ले सकते हो तो बड़ा लो, आगे बढ़ सकते हो तो आगे बढ़ो। क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं कस्टमर को ये एनकरेज करा जा रहा है तुम ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करो और फिर कस्टमर ज्यादा स्पेंडिंग करके उस ट्रैप में फंस जाए कि वो ज्यादा चुका ना पाए, फिर इंटरेस्ट कमाया जाए उससे? कहीं ऐसा तो नहीं होता? कार्ड पे कभी बोरो मत करो। ओके, नेवर टेक क्रेडिट ऑन अ क्रेडिट कार्ड। उतना ही खर्चा करो जितना आप चुका सकते हो उतने महीने में। क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बोरो करना बहुत महंगा होता है। कि मैं भी एक एडवाइजर को पैसे देता हूँ स्टिल ठीक है, मैं भी अपने वेल्थ मैनेजर के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज जितना टाइम वो मेरे पोर्टफोलियो पे लगा सकता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आज हम बैठे हैं बजाज कैपिटल के एमडी मिस्टर संजीव बजाज के साथ, और मेरा इरादा ये है इनके साथ बैठने का कि हम पैसों के बारे में ऐसे शख्स से सीखें जो कि उस हब पे बैठे हैं, जो कि पैसे से रिलेटेड ही सारा काम होता है इनके पास इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं, लोन प्रोडक्ट है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं इनके सारे पैसे से घूमते हुए हैं। तो मैंने सोचा कि पैसों की अगर समझ मुझे लोगों को देनी है तो इनसे बड़ा एक्सपर्ट कौन हो सकता है, तो इसलिए मैंने इच्छा जताई और इनका समय मिला। थैंक यू वेरी मच संजीव सर, समय देने के लिए। माय प्लेजर टू बी हियर यार। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जनरली क्या होता है ना, पैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मिडिल क्लास इस सब्जेक्ट से बहुत कोसों दूर होता है। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में लगे रहते हैं, लेकिन अमीरों की पढ़ाई थोड़ी अलग होती है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मैं भी एक मिडिल क्लास आदमी हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के जरिए कि आपको पैसों की समझ किस एज में आने लग गई थी कि पैसा कुछ होता है, मनी मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, पैसा कमाने के स्किल। ये थोड़ा आपकी जर्नी के जरिए मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं आपको जर्नी के थ्रू भी बताऊंगा, बट आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि हम जो आप बोल रहे हैं मिडिल क्लास पैसे से दूर होता है, वो इसलिए दूर होता है बिकॉज वो पैसे के बारे में सोच नहीं रहा। देखिए, मैं अमीरी हर आदमी के लिए अलग है। ठीक है, एक गरीब आदमी को जिनको बोलते हो, उसके पास अगर 5 लाख रुपए है तो वो बहुत अमीर है, और एक आदमी जो मिडिल क्लास है उसके पास 1 करोड़ रुपए है तो वो ठीक है। ठीक है, और कोई अपर मिडिल क्लास है उसके पास 10 करोड़ है तो वो भी ठीक है, वो अपने आप को अमीर नहीं मानेगा। ठीक है, और कोई बहुत ही अल्ट्रा एचएनआई है उसको अपना 200-500 करोड़ भी कम लगता है। तो देखो, पैसा एक स्ट्रेचेबल चीज़ है। ठीक है, और हम बोलते हैं हम पैसे से दूर हैं, और काफ़ी लोग पैसे से दूर भी रहते हैं। वो इसलिए दूर रहते हैं बिकॉज वो पैसे के बारे में सोच नहीं रहे। और लक्ष्मी का एक ये है कि जो मुझे मांगेगा नहीं मैं उसके पास नहीं आऊँगी, जो मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगा मैं उसके पास नहीं आऊँगी, जो मेरे बारे में सोचेगा नहीं मैं उसके बारे में पास नहीं आऊँगी। और लक्ष्मी का मतलब हर आदमी के लिए अलग है। तो मेरा पॉइंट है, आपकी इनकम और आप अमीर होने में, ठीक है, कोई उसमें कोई अंतर नहीं है। आप गरीब होके भी अमीर हो सकते हो। ठीक है, जैसे आज की डेट में मेरे पास जो लड़के काम करते हैं मेरे घर पे, उनका मैंने 25 साल पहले 2-2 हज़ार रुपये सिप करा देता था। अच्छा। आज की डेट में वो बहुत अमीर है अपने गांव के हिसाब से, बड़े बड़े सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं, खेत खरीदा हुआ है, और मुझे कहते हैं यार अब सर रिटायर होना है हमें, अब तो हमें जीना है, हमारा खेत है, घर है, मेरे बैंक में आपने मुझे पेंशन स्कीम खरीदी थी, मेरे को आज की डेट में 5-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये घर बैठे आएगा, प्लस मेरी दूसरी इनकम होएगी। तो उनको बहुत अमीर लगते हैं वो। ठीक है, और कई लोग रिटायर भी हो गए हैं 40-45 की 50 की एज में, तो उनके लिए वो बहुत था। बट उन्होंने पैसे के बारे में सोचा, उन्होंने ट्रस्ट किया, उसके बारे में कुछ किया, तो पैसा उनके पास आया। ठीक तो है, आपको ये समझ कब से आने लग गई फिर? ये देखिए, मेरे लिए ये समझ आई कि देखिए, एक पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अपने बच्चे को आप पैसे के बारे में कब समझाते हैं। ठीक है, जब मेरे को समझ तब आई, मेरे फादर ने बोला यार मेरा 18वां बर्थडे था, कहते ये तेरे लिए गिफ्ट है, एक एक्स अमाउंट उन्होंने दिया। अच्छा। बट उन्होंने बोला तूने अपने स्टॉक पिकिंग करनी है और तूने मुझे बताना है कि किस शेयर में लगाना चाहता है, ठीक है, और क्यों लगाना चाहता है।
तो वो म्यूचुअल फंड से पहले का जमाना था। ठीक है, अगर मुझे तेरी एडवाइस अच्छी लगी और मुझे अच्छा लगा कि तूने अच्छा शेयर चूज किया है, तो मैं उतना अमाउंट तेरा हो जाएगा। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं अमाउंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 10 लाख रुपए है। तो उन्होंने बोला 10 लाख रुपए में तू 5 शेयर खरीद सकता है 2-2 लाख रुपए के। अब तू 10 लाख ले मुझसे या ना ले, वो तेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुझे ये करना है कि तूने मुझे 5 स्टॉक्स बताने हैं कि मैं अपना पैसा इन स्टॉक्स में लगाना चाहता हूं और क्यों लगाना चाहता हूं, और मुझे जस्टिफाई कर। अगर मैं एग्री करता हूं, ठीक है, तो ये पैसे तुम्हारे और तू अपने नाम पे लगा दे। अगर नहीं एग्री करता, तो दैट वाज द फर्स्ट शॉक ऑफ माय लाइफ। तो मैं बोला यार अच्छा, ये पैसे काफी पैसे हैं यार। मैंने अपने दोस्तों से बात की, यार इतना आपके फादर ये दे रहे हैं? मैं हाँ दे रहे हैं। तो अब खर्च सकता है? ऐसे नहीं, खर्च नहीं सकता। उन्होंने बोला इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे सबसे पहले अपनी स्टॉक पिकिंग करनी पड़ी। तो उस जमाने में मुझे कई स्टॉक्स याद हैं, पूरे तो याद नहीं होंगे, बट मुझे कई स्टॉक्स याद है जो मैंने पिक किए। एक था हिंदुस्तान लीवर। क्योंकि मैं उनके सारे प्रोडक्ट्स देखता था। मैंने जस्टिफाई किया कि देखो हर घर में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं, क्वालिटी अच्छी है, मेरे हिसाब से ये स्टेबल कंपनी है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s। ओके, ठीक है, तो हिंदुस्तान लीवर पिक किया। ठीक है, दूसरा मैंने उस टाइम पे पिक किया, जिलेट पिक किया। अच्छा, ओके, ठीक है, और ऐसे फिर 3-4 अदर स्टॉक्स थे। ठीक है, तो मैंने अपने उनको उस टाइम पे 5 रिकमेंडेशन दी थी। बीच में से उन्होंने 3 एक्सेप्ट की थी। अच्छा, ठीक है, और 3 का मुझे पैसा मिल गया। तो फिर वो मेरे को, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब भी मैं पेपर पढ़ता था, ठीक है, पहले मैं खाली स्पोर्ट्स पेज पढ़ता था, मैं खाली पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ता था। उसके बाद मैंने फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़नी शुरू कर दी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो मेरी कंपनी का क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, बिकॉज आई फेल्ट एन ओनर ऑफ दैट कंपनी। माई होल डिस्कशन विद माई फादर चेंज्ड। पहले डिस्कशन होती थी ये खरीदना है, ये पैसे चाहिए, ये चाहिए। अब ये बात थी कि सर कि भाई ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो देखिए, जब आप अपने बच्चे को एक फाइनेंशियल अवेयरनेस दिलाते हैं, ठीक है, उससे वो होता है। और मेरी जर्नी में मेरे फादर ने बड़े सटली मुझे फाइनेंशियल अवेयरनेस सिखाई। उन्होंने, आपको पता नहीं पता, जैसे इधर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत चलते हैं, दैट कॉन्सेप्ट वाज क्रिएटेड बाय माय फादर। अच्छा, even before the stocks he used to have this scheme called make your children lakpati before mutual funds। तो वो बोलते थे कि भाई आप हर महीने ब्लू चिप स्टॉक्स का एक शेयर खरीदिए, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग वो तब सिखाते थे कि अच्छी कंपनी, ऐसी कंपनी चूज करो जो आपके बिहाफ पे ग्रो करती रहे। आपको इस कंपनी में अगले 20 साल तक ये शेयर बेचना नहीं पड़े। ठीक है, सेम चीज उन्होंने मुझे बताई थी कि ऐसे शेयर्स होने चाहिए जो तुझे 20 साल तक बेचना ना पड़े, इतनी बढ़िया कंपनी हो। ठीक है, तो अगर वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, ठीक है, तो जैसे जब म्यूचुअल फंड खुले, ठीक है, तो मैंने मेरा अपना आज की डेट में एक मेरा हॉलीडे होम है, जिसका मैं अपना वो है कि भाई मैंने 20,000 रुपए की सिप स्टार्ट की थी उस जमाने पे। और तब मेरी सैलरी, मैंने कभी बहुत ज़्यादा नहीं ड्रॉ करता था, अच्छी सैलरी थी, बट 30-40 हज़ार की सैलरी होगी, तो वर्चुअली मेरी 2/3 सैलरी उस सिप में जाती थी। इवेंचुअली सैलरी बढ़ती गई और मैं सिप के बारे में भूल गया। ठीक है, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मुझे लगता था टैक्स काट देते हैं ऑफिस में, ठीक है, वो अपने आप कटता जाता है। मैं तो बिकॉज तब क्लियर रिपोर्टिंग भी नहीं आती थी बैंक से, तो मुझे लगता था ये टैक्स कट रहा है। तो फिर 2007 या इसमें वो जो म्यूचुअल फंड था, दैट गॉट टेकन ओवर बाय अनदर म्यूचुअल फंड। तो उस टाइम पे उनको इन्फॉर्म करना पड़ा। तो मुझे एक दिन चिट्ठी आई कि आपके इतना अमाउंट पड़ा है इस अकाउंट में। मैं यार मेरे को तो पता ही नहीं था इतना है। तो मैंने बोला, तब प्रॉपर्टी का बूम चल रहा था, मुझे तब मन था कि यार एक हॉलिडे होम लेना है। तो मैंने वो पैसा निकाला और अपना हॉलिडे होम खरीद लिया। तो दैट इज वर्चुअली द ओनली, दैट इज वाज फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट दैट आई हैड एक्चुअली फॉरगॉटन अबाउट, बट आई रिमेंबर्ड द प्रिंसिपल कि चूज अ गुड फंड and keep doing your SIPs. So I started my SIPs in 95, 96, 97 and वो आज तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, सो मेरा पॉइंट है कि देखिए, हमारे यहाँ पे जो बजाज कैपिटल में सिप्स होते हैं, तो कई लोग हैं वो लखपति बनने के लिए सिप कर रहे हैं, कई लोग करोड़पति बनने के लिए सिप कर रहे हैं, और कई लोग 100 करोड़पति बनने के लिए सिप कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए महीना डालते हैं, जो काफी लोग डाल सकते हैं, ठीक है, तो अगर ये मार्केट इस टाइप की ग्रोथ दे देती है, तो 20-25 साल में आपका 100 करोड़ से ज्यादा आपके पास लिक्विड कैश हो सकता है।
ठीक है, so that is the kind of wealth opportunity available. I am not guaranteeing any return, I am not saying any return, I am just saying कि 20-25 साल पहले की अगर आप स्टोरी देखेंगे, अभी इन्होंने बड़ी अच्छी एडवर्टीजमेंट निकाली थी HDFC ने कि जब हमारा फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ था, किसी ने 25 साल पहले इतना पैसा लगाया तो इतना अमाउंट बन गया, ठीक है, तो दैट इज द काइंड ऑफ ग्रोथ दिस कंट्री हैज गिवन, ठीक है, सो वी आर लकी टू लिव इन अ कंट्री जहाँ पे एक हमारी अच्छी गवर्नमेंट है जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, एक अच्छी नेशन है, एंड ये ग्रोथ स्टोरी पिछले 20-25 साल से चली है, ठीक है, तो ये नहीं, और हमारे अगले 15-20 साल बहुत अच्छे और ब्राइट लग रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग्स, इंडिया इज ग्रोइंग, तो इंडिया की ग्रोथ आपकी ग्रोथ बननी चाहिए, आपकी ग्रोथ खाली आपके पैसे से नहीं आएगी, ठीक है, आप अपना पैसा अपने में तो खर्चो, पर थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट भी करिए, तो ये बेसिकली देखिए इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। आई हाईली रिकमेंड कि हर पेरेंट को अपने बच्चे को जब वो क्लास 12th में पहुंचता है या उससे पहले, ठीक है, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, ग्लोबल प्रोग्राम है, इट टीचेस फाइनेंशियल प्लानिंग। मैं हर एक को रेकमेंड करता हूं कि भाई ये प्रोग्राम करना चाहिए, आपको जो मर्जी करियर बनाना है, अगर आप प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर नहीं बनना चाहते फिर भी ये प्रोग्राम करिए, बिकॉज नॉलेज ऑफ मनी एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू ग्रो मनी एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू बी वेल्दी, ठीक है, रिच और वेल्दी में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है, रिच का मतलब है मेरे पास पैसा आज है, वेल्दी का मतलब है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पूरी जिंदगी भर रिच रह सकता हूँ, ठीक है, तो ये नॉलेज, ये पूरे और ये सारे एक, इट्स नॉट अ आर्ट अलोन, इट्स अ साइंस, ठीक है, इट्स व्हाट हाउ यू चूज, हाउ यू डू इट, कैसे करते हो, तो ये बहुत जरूरी। तो मेरे लिए आई थिंक मेरे फादर ने बहुत सटली, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे सिखाया, तो एक दिन मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे इंटरेस्ट आ गया, जब मैंने 3 खरीदे तो फिर मैंने बोला यार मेरे 2 बच्चे हैं, अब मुझे उनको कन्विंस करना है, बाकी भी मिल जाएंगे, तो उसका 2-3 साल बाद, ठीक है, आई थिंक इन्फोसिस मैंने उनको कन्विंस किया कि भाई ये IT बहुत अच्छा बूम है, ये मैन पावर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, आर्बिट्राज होएगा उसमें, ठीक है, फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है 5वां स्टॉक कौन सा था, ठीक है, फिर उन्होंने अगली गेम बना दी कि चल ठीक है अब तेरा 5 हो गया तो 10 बना। ओके, तो एक चीज़ बताइए, जैसे 18 साल की उम्र थी आपकी जब आपके साथ फादर ने गेम खेला मतलब ये शुरुआत करी, कौन सी एज से, जैसे आपने बोला कि 12 साल की उम्र में वो कोर्स करा देना चाहिए, वो कोर्स कहाँ से होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन? इट्स एन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इज अ ग्लोबल सर्टिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल प्लानर्स, पूरी दुनिया में चलती है, ये US बोर्ड है, हर कंट्री में उनकी एफिलिएशन होती है, दे वर्क विद द रेगुलेटर्स, तो जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस के लिए, हर 12 साल के बच्चे को ये करना चाहिए? नहीं, हर 12th क्लास में जब पहुंचता, अच्छा 12th क्लास में, 12th क्लास में, सिर्फ 12 साल के लिए इट मे बी टू मच, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके पास 11th में अगर टाइम है तो थोड़ा सा शुरू कर दो पढ़ना, ठीक है, आपको डिग्री मिलेगी आफ्टर यू डू योर ग्रेजुएशन, बट उससे पहले अपने एग्जाम पास करके रखो, समझ के रखो, बिकॉज ड्यूरिंग कॉलेज, स्पेशली जो इंडिया में कॉलेज करते हैं उसमें काफी टाइम अवेलेबल होता है, मोस्ट ऑफ द, अनलेस आप कोई इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बहुत ही टफ कोर्स कर रहे हैं तो काफी टाइम अवेलेबल है, अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज उस टाइम पे आ जाए, ठीक है, और आप ये समझिए कि जब आप यंग होते हैं, ठीक है, तब आपका इनकम भी कम होती है, बट आपका खर्चा भी नहीं होता, ठीक है, आज की डेट में मैं लोग से पूछता हूँ, कोई 35 साल का आदमी कि आपके पास कितनी इन्वेस्टेबल सरप्लस है, कोई बोलता है 10%, 15%, सेम क्वेश्चन आप एक 21-22 साल की लड़की से पूछो कि तेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट सरप्लस है, वो कह रही है 100%, मेरे खर्चे तो मेरे डैड देते हैं, अगर लड़का भी है तो बोलेगा 80%, कहता 20% मैं अपना खर्चता हूँ, बाकी तो मेरा फादर ही देता है या मेरा मदर ही देती है, ठीक है, तो 80% अगर वो उस एज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो आप इमेजिन करो बाय द एज ही इज 35 ही इज क्रिएटेड अ गुड कॉर्पस ऑफ मनी। ट्रू, आपने बड़ी अच्छी बात भाई। आज बेसिकली चैलेंज ये देखने को मिलता है ना सर कि अगर 20-25 साल या 27 साल का कोई इंसान है, उसका फोकस ज़्यादातर ज़्यादा लग्जरीज में होता है, दूसरों को इम्प्रेस करने में होता है, वो नकली इज्जत गेन करने में होता है, बट ये चीज़ें करते करते जब आदमी 40 तक पहुंच जाता है, उसके पास फैमिली बन चुकी होती है, सेविंग के नाम पे बहुत छोटी सी रकम होती है, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लगभग ज़्यादा कुछ होता नहीं है, फिर वो पछतावे वाली फेज़ में चला जाता है और अब उसको लगता है कि अब ज़िंदगी ज़्यादा बची नहीं है, ज़िंदगी तो मैक्सिमम निकल गई है। तो ऐसे में 20-25 साल वाले लड़के
लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? तभी मैं बोलता हूँ ना, जब क्लास 12th में पहुंचता है, अगर उसको आप फाइनेंशियल अवेयर कर दोगे, ठीक है, तो वो शो में जाएगा ही नहीं। सी, ये जो शो की आप बात करते हैं, ये कब शुरू होता है? ये तब होता है जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। आप जाते हो, देखते हो कि यार उसका फादर इस गाड़ी में आया, इसका फादर इस गाड़ी में आया, ठीक है, बच्चे तब बोलने लग जाते हैं, डैड उसकी गाड़ी तो वो चलाते, छोटे होते हैं अभी, वो समझते भी नहीं है, ठीक है, और आप चाहते हो कि यार हमारा अच्छा सर्कल बन जाए, 10-15 पेरेंट्स से हमारी दोस्ती हो जाए, ठीक है, तो आपस में, तो आई थिंक वो एक एज होती है जिसके बाद शोर शराबा शुरू होता है, ठीक है। जनरली अगर आप यंगस्टर्स को देखते हो 18-20 साल में, हाँ कई लोग बड़े डिफरेंट होते हैं, देर ऑड वन आउट होते हैं, बट 80% लोग उस टाइम पे बड़े सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। अगर उनको पहले ही नॉलेज आ गई, और आज की डेट में देखो देयर इज अ होल जनरेशन ऑफ किड्स, ठीक है, जो कोविड के टाइम पे शुरू हुआ, कोविड में घर पे बैठे थे, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, दे स्टार्टेड डूइंग इवन क्रिप्टो करेंसीज वगैरह, ठीक है, आई डोंट रिकमेंड देम, बट उससे ये हो जाता है कि उनको एक नॉलेज ऑफ फाइनेंस बड़ी स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, उनको नॉलेज ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, वेल्थ। तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप प्रॉपर एक प्रोग्राम ही करा दो जिसमें पूरा ये सब कुछ सिखाया जाता है, ठीक है, तो वो बच्चा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल होएगा, और वो व्हेन ही इज ऑलरेडी ऑन द जर्नी, तो फिर बाद में वो खर्चों में लगेगा ही नहीं। मैंने अपने ये सेम ट्रिक मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू की है। पहले मेरे बच्चों के साथ ये कॉन्वर्सेशन होती थी, ये खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है। आज की डेट में काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्वर्सेशन होती है, डैड ये न्यूज़ क्यों आई, ये क्यों हुआ, ये मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होएगा, इसको इस वॉर से क्या इफेक्ट आएगा, ये कोई अपॉर्चुनिटी टू बाय है, ठीक है। और मैंने अपने दोनों बच्चों के बीच में कंपटीशन बनाया हुआ है, ठीक है, मेरी डॉटर और मेरा सन है, कि जिसकी हायर रिटर्न आती है साल के एंड में, तो उसको मेरी तरफ से अवार्ड मिलता है। तो आपस में वो दोनों कंपटीशन लगे रहते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो ये कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो ये कर रहा है, और हम हर क्वार्टरली एक फैमिली मीटिंग करते हैं, ठीक है, तो दोनों प्रेजेंट करते हैं कि हमने क्या कॉल्स ली, क्यों ली, कैसे हुई, और हमारे अपने जैसे बजाज कैपिटल का वेल्थ मैनेजर जो उनके साथ काम करता है, वो उनको रिपोर्ट्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। तो जनरली आज की डेट में हम अपने जो हायर एंड क्लाइंट्स हैं, तो हम उनको एक जैसे एक फैमिली ऑफिस बना के देते हैं। तो फैमिली ऑफिस में काफ़ी लोग अपने बच्चों को भी ऐड करते हैं, अच्छा, ठीक है, तो बच्चे भी डिस्कस कर रहे हैं, बच्चे भी पार्ट ले रहे हैं, तो वो दोस किड्स विल बी डेफिनेटली बी अ डिफरेंट लीग। तो ये ट्रांजिशन कैसे कराया आपने? ये जब आप कह रहे थे कि बच्चे डिमांड करते थे ये दिला दो, वो ला दो, ये खरीद लेते हैं, और वहां से लेकर के आप यहाँ ले आए कि अब न्यूज़ की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है। मेरी ना ये इसमें ये था कि माय वाइफ इज एन एजुकेशनिस्ट हरसेल्फ, ठीक है, सो ड्यूरिंग द कोविड टाइम घर पे बैठे थे, ठीक है, सो उनको किसी एसोसिएशन ने अप्रोच किया कि आप बच्चों के लिए और वुमेन के लिए एक फाइनेंशियल प्रोग्राम बना दो। शी राइट्स अ लॉट, ओके, ठीक है, उसके बेसिस की एक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है रिच डैड पुअर डैड, कि उसके बेसिक्स पे, CFP के बेसिक्स पे, ठीक है, सो आप एक हमें रिच डैड पुअर डैड सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से आप हमें एक कोर्स बना के दो फॉर टीन्स and youngsters and women on how to go about financial awareness. तो जब ये कोर्स बना, तो then I made my children do that course. तो उसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में सब कुछ सिखाते हैं, और उसका एक पार्ट होता है, एक मनी भाई इन्वेस्टर होता था मनी कंट्रोल में, जिसमें आप एक वर्चुअल पोर्टफोलियो बना सकते हो, ओके, ठीक है, आप वर्चुअल मनी में आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, देखते हो क्या रिटर्न आई। तो हम वो प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया उसमें, ठीक है, प्लस फिर उन्होंने रेकमेंड किया कि एक्चुअल मनी दो बच्चों को, ठीक है, लेट देम मेक देयर ओन सिप, लेट देम मेक देयर ओन इन्वेस्टमेंट लाइक माय फादर डिड विद मी। तो उससे काफी, तो दिस इज हाउ माय चिल्ड्रन गॉट स्टार्टेड, ओके, ठीक है, एंड आई थिंक दैट टाइम दे डिड अबाउट मोर देन 700-800 चिल्ड्रन एंड वुमेन, एंड आई थिंक शी चेंज्ड एवरीबॉडीज लाइफ। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, अगर मुझे अभी भी कोई मिलते हैं, ठीक है, तो आज की डेट, सो इट्स ऑल अबाउट, देखो अगर मुझे रिच होना है, ठीक है, मुझे अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोग बोलते हैं यार मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा तो हो गया, बिकॉज उन्होंने कोई बेसिक प्रोग्राम या कोर्स नहीं किया अपनी फाउंडेशन बनाने के लिए। वो दूसरों की बातें सुन के वो कर रहे हैं। बीच में जब अभी स्मॉल कैप मिड कैप चल रहे थे, यार तुझे तो पता ही नहीं यार, ये तो बेस्ट है वो। अब ये कितनी बार मैं पिछले 25-30 साल में सुन चुका हूँ, आप मानोगे नहीं। कितनी बार हमने अप्स देखे हैं, कितनी बार डाउन्स देखे हैं, और 2-3 साल आते हैं जिसमें हर गधा घोड़ा एक बराबर है। आप किसी चीज को हाथ लगाओ वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बट जब गिरता है
ठीक तब है, वो तब औकात खाली पे आता गधा ही गिरता है, हम्म, घोड़ा फिर भी भागता है। घोड़ा आस्ता भागेगा या घोड़ा चलने लग जाएगा या घोड़ा रुक जाएगा बट गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज की डेट में आपको एक फाउंडेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक रिच बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई प्रोग्राम या कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो आप हमेशा अमीर रहेंगे। यू विल बी वेल्दी, यू विल नॉट बी रिच, यू विल हैव इनफ मनी, जिसको बोलते हैं बिल्डिंग अ सेकेंड इनकम, कि आज की डेट में आप घर पे भी बैठ जाओ तो आपकी सेकेंड इनकम विल कैन टेक केयर ऑफ योर लाइफस्टाइल, एंड दैट्स व्हाट यू वांट। अभी जो आपने रिच और वेल्दी की बात करी, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके थोड़ा डिटेल में बताएंगे क्या मतलब होता है रिच का और वेल्दी का? देखो, रिच का मतलब है मेरे पास पैसा है। ठीक है, आज की डेट में अगर मेरे पास पैसा है तो मैं रिच हूँ। ठीक है, मैं जो खरीदना चाहता हूँ मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं रिच हूँ। ठीक है, बट आप सुनते थे कि यार ये आदमी तो बहुत वेल्दी है। ठीक है, पर लोग ये नहीं सोचते थे यार इस आदमी को वेल्दी क्यों बोलते हैं, इस आदमी को रिच क्यों बोलते हैं। रिच का मतलब है आज के पास आपके पास इनफ पैसा है टू बाय व्हाट यू वांट। वेल्दी मींस कि आपके पास इनफ पैसा है टू बाय व्हाट यू वांट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, ठीक है, तो तभी वो बोलते हैं ना, जैसे एक है कि एप्रिशिएटिंग एसेट, डेप्रिशिएटिंग एसेट। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है आपने एक बिल्डिंग खरीद ली जिसमें आपको रेंट आ रहा है, बड़ी अच्छी जगह है, तो उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगी, रेंट भी आ रही है, आपकी इनकम बढ़ती रहेगी। ठीक है, वो एक एप्रिशिएटिंग एसेट है। आज आप जाके एक मोबाइल फोन खरीद लाओ, ठीक है, अगले साल उसकी वैल्यू आधी हो गई, 2 साल बाद कोई देखेगा नहीं, अच्छा बोलेगा यार ये फोन तो यूज कर रहा है, तो किस जमाने में रह रहा है यार। वो ये नहीं सोचता कि आईफोन 14 प्रो खरीदने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी 2 साल पहले। बट आज की डेट में देखेंगे तो लोग मजाक करते हैं, मेरे पास तो 16 है। मतलब रिच आप दूसरों को दिखते भले ही हो, लेकिन वेल्दी वो होता है जो भले आप दूसरों को नहीं दिख रहे, लेकिन आपके पास जमा संपत्ति बहुत है, वेल्थ दिखता नहीं है बेसिकली। हाँ, दिख भी सकता है। देखो, आज की डेट में वेल्दी है अगर इट्स हाउ यू हैव मैनेज योर मनी। ठीक है, अगर आपने इनफ एप्रिशिएटिंग एसेट्स बना लिए हैं, आपने इनफ सेकंड इनकम बना ली है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, जैसे एक बोलते हैं ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, तो आज की डेट में आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ठीक है कि अगर मैं आप बोलो कि मुझे ₹1,00,000 निकालना है पर मंथ, फिर भी मेरी पूरी जिंदगी मेरा पैसा निकल जाए, बिकॉज इंडिया ग्रो कर रहा है 10-12% पे। ठीक है, तो फिर भी मेरे पास इनफ मनी रहे कि मैं आज इस साल 1,00,000 निकाल सकूं, अगले 2-3 साल बाद 1,20,000 निकाल सकूं, फिर 1,40,000 निकाल सकूं, फिर भी मेरा कॉर्पस नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, ये बड़ा सिंपल फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, अवेलेबल है, इनको फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। मेरा सवाल है एसडब्ल्यू पर भी, उस पर भी मैं आऊंगा। हाँ, तो इसका ये फाइनेंशियल प्लान को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट ICFP टीचेस यू, दिस इज व्हाट बजाज कैपिटल डज फॉर यू। वी हेल्प यू मेक अ फाइनेंशियल प्लान फॉर योरसेल्फ। तो आप ये बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर में देख सकते हो कि भाई मेरे क्या 5 गोल्स हैं, उनके लिए मुझे क्या चाहिए, आज मैं रिच हूं, मुझे वेल्दी बनने के लिए क्या करना है। ठीक है, ये आपको दूसरे एसेट्स भी बनाने हैं जो हम नहीं देते, जैसे रियल एस्टेट वगैरह, बट ठीक है, वो आपको अपने माइंड से सोच के बनाना है कि यार मेरे को एप्रिशिएटिंग एसेट बनाने हैं जिसकी वैल्यू बढ़ती रहे। अच्छा, एक सवाल ये है कि कोई 50,000 रुपये महीना कमाता है, 50,000 रुपये महीना कमाने वाले को अभी कुछ नहीं पता है, म्यूचुअल फंड से SW भी कुछ नहीं पता है, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहता है। अपनी 50,000 सैलरी में वो अपने खर्चे को कैसे कैसे बांटे, इन्वेस्टमेंट को कैसे कैसे बांटे, कैसे वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करे, वो डाइवर्सिफिकेशन उसके पैसों का कैसे होना चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि भाई आप कुछ अपना, सबसे पहले अगर तुम्हें असली में पैसा बनाना है तो पहले 15 दिन 20 दिन कुछ स्टडी करने पे लगाओ। डू सम कोर्स, प्रॉपर कोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट, सो दैट कल आप किसी एडवाइजर के पास जाते हो तो आपका बेवकूफ़ ना बना सके। आपकी बेसिक फाउंडेशन नॉलेज होनी चाहिए। पहले अपना फाउंडेशन नॉलेज बनाओ। ठीक है, उसमें रादर देन री इन्वेंटिंग द व्हील, CFP इज द बेस्ट। ठीक है, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जो मैं उसका मॉड्यूल 1 ही कर लो, विच इज इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, आप मॉड्यूल 1 करिए, ग्लोबल प्रोग्राम है, अच्छा करिकुलम है, इंटरेस्टिंग है, एक फाउंडेशन बन गई 50,000। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत हो। अपने दोस्तों यारों के बारे में मत सोचो कि उसने बोल दिया, इसने कर दिया, वो तो पैसे कमा रहा है। ठीक है, वो मत करिए, किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाइए, उसके साथ जर्नी शुरू करो। अगर पैसा नहीं दोगे, वो बोलते हैं ना, इफ यू थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज।
True. ठीक है, तो थोड़ा सा एक एडवाइजर के पास जाइए, उससे एडवाइस लिए, आपको फाउंडेशन नॉलेज है, एडवाइजर आपको मिसगाइड नहीं कर सकता, उसको भी पता है यार ये आदमी नॉलेजेबल है, इसको मैं गलत बोलूंगा तो ये बोलेगा हट, ठीक है, उसके पास जाइए। फिर अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस बनाइए, जैसे आप इन्फ्लुएंसर्स हैं, देयर लॉट ऑफ नॉलेज कंटेंट अवेलेबल, उसके बारे में सोचिए, दैट्स द थर्ड स्टेप। जो आप सुनते हैं फिर उसको अपने एडवाइजर से डिस्कस करिए, क्रॉस चेक कीजिए, क्रॉस चेक करिए कि भाई ये बोल रहे हैं, आपने ये क्यों नहीं एडवाइस किया, ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो एडवाइजर की भी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। आज की डेट में मेरा सबसे ज्यादा ज्ञान मुझे क्लाइंट मिलने से होता है, ओके, ठीक है। जब आज की डेट में भी आई लर्न फ्रॉम द क्लाइंट्स कि यार ये प्रोडक्ट है, ये क्यों नहीं बताया, ये अवेलेबल है, ठीक है। आज जैसे मेरे अपना ही ट्रैवल इंश्योरेंस है, मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ, मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, मैंने बोला आप ये, कहते यार ये बड़ा अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस है, ये क्यों नहीं बताया। ऐसे मुझे तो पता ही नहीं था, ये नया लॉन्च हो गया, तो मैंने अपनी टीम से पूछा ये नया प्रोडक्ट आया, कहते हाँ है, ठीक है। तो मैं उस चक्कर में अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस अपनी काफ़ी इंप्रूव कर लूंगा, ठीक है, बिकॉज जो मुझे नॉलेज या ज्ञान मिला उनसे। तो ये जो एडवाइज़र वाली बात आपने बोली, आदमी को पता नहीं होता कौन से एडवाइज़र के पास कहाँ से कैसे जाएं, ऑनलाइन चुने ऑफलाइन चुने, तो हाउ टू चूज एडवाइजर्स? सी एडवाइज़र आप ऐसे चूज करिए कि आप इसको ट्रस्ट कर सकते हो, ये आपसे ज़्यादा लास्ट करेगा नहीं करेगा, ये कंपनी कितनी पुरानी है, इसकी कितनी रेपुटेशन है, कितने लोगों को इन्होंने चुना लगाया, ठीक है। आज की डेट में फाइनेंशियल एडवाइजर्स का होता है कि जनरली इनकी लाइफ टाइम खाली 4 से 5 साल से 20-15 साल होती है, ओके, बिकॉज वो एथिकल नहीं होते। तो इवेंचुअली कोई 5 साल चल जाएगा, कोई 2 साल चल जाएगा, कोई 15 साल चल जाएगा, इवेंचुअली उनका धंधा बंद ही होना है, ठीक है, ठीक है। बट अगर कोई पुरानी एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, 25-30 साल से कर रही है, तो चांसेस है कि दे आर एथिकल, देयर सिस्टम एंड प्रोसेसेस आर गुड। सेकंड इज देन यू सी कि इस आदमी ने सर्टिफिकेशन की, कोई नए को भी आप ट्रस्ट करना चाहते हो, इसने अपने में इन्वेस्ट किया, इसने ये खुद सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है जो मुझे एडवाइस देना चाहता है, इज ही ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज ही ए CFA, दीज आर द 3 मेन सर्टिफिकेशंस। इसने कुछ किया है, इसने अपने पे इन्वेस्टमेंट किया है, इसने सेबी का लाइसेंस लिया हुआ है, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का, या BQP का, ब्रोकर क्वालिफाइड पर्सन का, या एम्फी म्यूचुअल फंड का ARN, इसके पास प्रॉपर रेगुलेटरी लाइसेंसेस हैं कि नहीं है, ठीक है। ये चीज़ चेक करोगे तो काफ़ी आपका एक जो बोलते हैं ना हैकनी लोगों से आपका बचाव हो जाएगा, ठीक है। और अगर अच्छा एडवाइजर है, उसको अच्छा करियर बनाना है, देन फिर आपको अपनी फील्ड देखनी है कि ये आदमी एथिकल लग रहा है नहीं लग रहा, ठीक है। ये एक एडवाइजर चूज का हो गया। आपने जो प्रोडक्ट का बोला है, देखिए सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन लोग बोलते हैं, वेल्थ क्रिएशन किससे शुरू होती है ये लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। लोग सोचते हैं, मैं आपसे पूछूं यार सागर वेल्थ क्रिएशन करनी है, ठीक है, तो किस चीज से शुरू होता है, आप क्या बोलोगे? किस चीज से शुरू होता है? अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है सबसे पहले क्या चीज करोगे? पहले आपने बताया कि पहले सीखो। नहीं, वो तो सीख लिया आपने, सब कुछ सीख लिया आपने। मैं बोल रहा हूँ वेल्थ क्रिएशन, आपको मैं बोलूँ यार वेल्थ क्रिएशन करनी है सागर, वेल्दी बनना है आपको, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? पैसे को कोई ऐसी जगह डालने की कोशिश करें जहां पैसा कंपाउंड हो, तो इन्वेस्टमेंट की बात करें, हाँ। वो नहीं है। अच्छा, नहीं वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। वेल्थ क्रिएशन का फर्स्ट स्टेप है वेल्थ प्रिजर्वेशन। वेल्थ प्रिजर्वेशन, कि जो आज की डेट में है उसको तो बचाओ, ओके, कैपिटल सेव करो पहले, सबसे पहले अपनी जो आप पहुंच गए हो उसको सेव करो। तो वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट्स विद इंश्योरेंस। किसी भी फैमिली में देखोगे आज की डेट में उनको उधर क्राइसिस चल रहा है, 80% वो क्राइसिस किसी को है, फैमिली मेंबर को हेल्थ क्राइसिस हो गई है, ठीक है। अगर उनकी बिकॉज उनकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, उनको लोगों से बेग बोरो स्टील करना पड़ रहा है, उनका पूरा कॉर्पस खत्म हो गया, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट है अपनी हेल्थ को, बोलते हैं ना जान है तो जहान है। सो हेल्थ इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप टू बाइंग, क्रिएटिंग वेल्थ क्रिएशन, SIP, FD, यस। सबसे पहले अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, उसके बाद अपने घर की इंश्योरेंस कराइए। फायर हो गई, बाढ़ आ गई, वॉर हो गई, कुछ हो गया आपके घर का, अगर कल कोई खराबी हो गई तो घर कहाँ से बनाओगे, फिर से फैक्ट्री कहाँ से बनाएंगे? अगर उसी में सारा पैसा निकल गया तो आपकी तो वेल्थ क्रिएशन स्टोरी खत्म ही हो गई ना। तो वेल्थ प्रिजर्वेशन से पहले वेल्थ क्रिएशन शुरू होती है। सबसे पहले जो आपने बना लिया उसको प्रिजर्व करो। अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस लेते हैं, आज की डेट में बोलते हैं यार मैंने थर्ड पार्टी ले ली। थर्ड पार्टी का मतलब समझते हो कि आप किसी को मार दोगे उसको पैसा मिलेगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो हो गई। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है? हाँ, थर्ड पार्टी मीन्स थर्ड पार्टी जिसको चोट मारी, ठीक है। तो ओन डैमेज होता है कि अगर आपकी गाड़ी
टूट गई वो गई। तो आज की डेट में लोग ले लेते हैं, ओडी भी ले लेते हैं, बट वो दे डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने डिप्रिसिएशन कवर नहीं लिया। ठीक है, तो आज की डेट में प्लास्टिक पार्ट्स इतने ज़्यादा है, आपकी 5 साल से पुरानी गाड़ी है तो 50% क्लेम मिलेगा नहीं, बिकॉज वो डिप्रिशिएटिंग पार्ट्स था। तो आपको जीरो डेप लेनी चाहिए। तो आदमी सस्ते इंश्योरेंस पे जाता है, सस्ती, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता यार। मैं बोल रहा हूँ ये जो अगर नॉर्मल पॉलिसी 4000 की है, बेस्ट पॉलिसी 4800 की होगी, 5200 की होगी, तो 1200 रुपये में एक फीचर आता है रिटर्न टू इनवॉइस, कि अगर आज की डेट में आपने MG हेक्टर ली थी, ठीक है, वो 18 लाख की है और वो कल 21 लाख की हो गई, आपकी गाड़ी चोरी हो गई, तो आपको 21 लाख देंगे कि आप एक ब्रांड न्यू MG हेक्टर खरीद सको या इक्विवेलेंट खरीद सको। ये छोटी सी चीज कॉल रिटर्न टू इनवॉइस। तो ये छोटी, तो आप अगर अच्छे एडवाइजर के पास जाते हैं, अच्छे ब्रोकर के पास जाते हैं, तो आपको ये गाइड कर सकता है। तो वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट्स विद वेल्थ प्रिजर्वेशन, ठीक है। नंबर 2 होता है देन यू स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट इज सेकंड स्टेप, ठीक है। जब कि आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो, सिप शुरू करो, उसका सबसे पहले स्टेप, उससे भी पहले एक स्टेप होता है बीच में जिसको बोलते हैं गोल प्लानिंग। कि भाई मेरे गोल क्या है, मेरी प्रायोरिटाइजेशन क्या है। आज मैं आपको बोलूं आपके गोल क्या है, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सोचता हूँ। ऑनेस्टली 15 मिनट आप अपने गोल नहीं लिख पाओगे। जब हम लोगों को बोलते हैं ना अपने गोल लिखिए, उनको 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, कई लोगों को 15-15 दिन लग जाते हैं गोल लिखने में, और नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। फिर आपको देखना है कि इस गोल के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है। 50,000 रुपये अगर अवेलेबल है और आप 25,000 रुपये सेव कर सकते हो, तो 25,000 रुपये ही आपकी गोल प्लानिंग के लिए अवेलेबल है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि इतने गोल मेरे अचीव होंगे, नहीं तो दूसरे गोल के लिए मुझे और कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग। देन यू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट्स, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होता है कि आपको फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बनाना है। ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ, बिकॉज आज की डेट में हम सिबिल के वर्ल्ड पे रह रहे हैं, ठीक है। आज की डेट में क्रेडिट स्कोर है, लोगों ने क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया कभी, ठीक है, तो उनका क्रेडिट स्कोर ही नहीं है। कल होम लोन लेना चाहते हैं, होम लोन नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है तो सिबिल स्कोर होगा ही नहीं कभी, बिकॉज अगर आपने क्रेडिट ही नहीं लिया तो आपका स्कोर कहाँ से बनेगा। अच्छा, तो क्रेडिट कार्ड लेना जरूरी है। नॉट क्रेडिट कार्ड, मतलब एनी, यू हैव टू टेक सम अमाउंट ऑफ लोन और समथिंग दैट यू रीपे ऑन टाइम टू बिल्ड अप अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। अच्छा, एनी काइंड ऑफ क्रेडिट, चाहे कार्ड के फॉर्म में या लोन के फॉर्म में। तो आई रिकमेंड कार्ड बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ स्पेंडिंग मनी, ठीक है। आपको अगर आप कार्ड पे बोरो मत करो, लोन लेना कार्ड पे सुसाइड है, 35%, 36% इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। बट अगर आप कार्ड पे आपको 50 दिन का फ्री क्रेडिट मिलता है, ओके, उसको यूज करो ना। उस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, पेट्रोल डलाओगे उस पे पॉइंट मिलेगा, स्कूल फीस दोगे उस पे पॉइंट मिलेगा, शॉपिंग करोगे उस पे पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट से होटल लो, एयरलाइन टिकट लो, और साथ में टाइम पे करो, डिसिप्लिन लाओ, तो क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो बैंक लोन बड़ा आराम से मिलेगा। तो जब घर लेने जाओगे तो यू कैन बाय अ मच बेटर हाउस देन यू कुड बाय विद योर ओन मनी। सपोज आपके पास 25 लाख है, कल आपके पास 1 करोड़ रुपए का बैंक लोन अवेलेबल है, तो आप 1.25 करोड़ का घर ले सकते हो ना। तो आपके अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, लेना चाहिए, बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, लेना चाहिए। आपको अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहिए, ये थर्ड स्टेप है कि अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाओ, क्रेडिट स्कोर बनाइए। देन नंबर 4 इज कि अपना एस्पिरेशनल एसेट बनाओ, और उसके एस्पिरेशनल एसेट है कि भाई घर ऐसा बनाओ जो आपको आज नहीं चाहिए, घर ऐसा बनाओ जो आपको 10 साल बाद भी खुशी दे, ठीक है। तो अपने से एक लेवल बड़ा खरीदो, उसके लिए आपको होम लोन वगैरह लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, ये 10 साल बाद खरीदने की जरूरत पड़ी जो आज खरीदो, ऐसा क्यों? तो अगर आप आज की डेट में एक घर बनाते हो, ठीक है, जिसमें आप 10 साल बाद नहीं रहना चाहोगे, ठीक है, वो वैसे ही हो सकते हो। आप 10 साल बाद आपकी इतनी अच्छी लाइफ हो गई, बट आप इस एसेट को बेच के आप नया एसेट ले सकते हो। जैसे आज की डेट में गीता में भी लिखा है ना, कृष्ण जी कहते हैं मिट्टी से कभी प्यार नहीं करते। जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ में पांडवों को ले बताया था, जब उनको बोला कि आप इंद्रप्रस्थ में मूव करिए, तो उन्होंने उनको समझाया कि भाई मिट्टी से कभी प्यार नहीं होता, ठीक है। तो आज लोग बोलते हैं ये मेरा घर है, मैं जिंदगी भर इसी घर में रहूंगा। अगर बड़ा घर ले सकते हो तो बड़ा लो, आगे बढ़ सकते हो तो आगे बढ़ो। ओके, ये अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, क्रेडिट कार्ड के बारे में जो आपने कहा, क्रेडिट कार्ड के डूज एंड डोंट्स मैं आपके जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके खुद के क्रेडिट कार्ड्स भी हैं। तो आप क्या देखते हो, ज़्यादातर लोग क्या गलतियाँ करते हैं क्रेडिट कार्ड में जो उनको नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो जैसे मैं आपको पहले पूरा स्टोरी बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड में देखिए आपकी जैसे ऐप फोन में लिमिटेड नंबर ऑफ ऐप्स हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपके पॉकेट में लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स हो सकते हैं।
सबसे पहले गलती है कि 10-12 कार्ड मत लो। ठीक है। ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड लो कि जिनका बिल आप टाइम पे कर सकते हो। कितने होने चाहिए? मेरे हिसाब से 2 से 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है। ठीक है, और अगर आप कार्ड लेते हो बिकॉज आपको ये तो पता होना चाहिए इसका बिल डेट कब है। अगर 10 कार्ड है आपको बिल डेट नहीं पता होएगा, आपने अगर 100 रुपए की भी पेमेंट डिले कर दी, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लगेगा 100 अलग इंटरेस्ट लेट। तो अगर आप कार्ड वो लीजिए जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये है कि कार्ड में आप देखिए कि मुझे फीचर क्या चाहिए। जैसे जब हमने अपना टाइगर क्रेडिट कार्ड बनाया तो हमने देखा एक कार्ड में 30-40 फीचर होते हैं, उसमें से 80% फीचर आपको चाहिए ही नहीं। उसकी वजह से आप चार्जेस भी दे रहे हो, एनुअल फीस भी दे रहे हो। ठीक है कि भाई ज्वाइनिंग पे 1000 रुपये देना पड़ेगा, 3000 रुपये देना पड़ेगा, 10,000 रुपये प्लस एनुअली आपको इतना स्पेंड करना पड़ेगा, नहीं तो 3000, 5000, 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो आप पे कमिटमेंट है। ठीक है, बिकॉज इतने सारे फीचर है। तो हमने बोला कि यार इसको क्लीन कर दो। तो हमने टाइगर में बोला एक आदमी को क्या चाहिए। ठीक है, उसको चाहिए कि मैं जब मेरे को अपने स्पेंड्स पे पॉइंट्स मिले, सबसे बेस्ट पॉइंट सिस्टम होना चाहिए। तो हमने 100 रुपए पे अगर आप 5 लाख से ज्यादा खर्चते हो तो 6 पॉइंट देते हैं हम। और 1 पॉइंट की वैल्यू 40 पैसे है। कि अगर आपको बिल से एडजस्ट कराना है तो बिल से एडजस्ट करा लो। 6 पॉइंट मिल रहे हैं तो 100 रुपए पे आपको 2 रुपये 40 पैसे वापस आ रहा है। तो आप अपने बिल से एडजस्ट कर सकते हो कि मेरा बिल 1000 रुपये बना, मेरे पॉइंट्स इतने हैं, मैं 240 रुपये उधर से कम करा लूँ। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट्स हैं। और पॉइंट्स फिर हमने देखा कि आज की डेट में काफ़ी कार्ड्स में एक्सक्लूजन्स बहुत हैं कि हम पेट्रोल पे पॉइंट नहीं देंगे, स्कूल फीस पे पॉइंट नहीं देंगे, इंश्योरेंस पेमेंट पे पॉइंट। तो वो हमने एक्सक्लूजन कम से कम रखी। ओके। ठीक है, टाइगर में हम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हम फुल पॉइंट्स देते हैं। हम बोलते हैं कोई डिफरेंस, जैसे गवर्नमेंट पेमेंट्स वगैरह में हम थोड़े से कम पॉइंट्स देते हैं, बट हम उसमें तो हमने बोला यार पॉइंट्स हर चीज़ में मिलने चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ जो आदमी को चाहिए कि अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मुझे लाउंज एक्सेस मिलना चाहिए, बट वो भी लिमिटेड है। तो हमने बोला 8 डोमेस्टिक लाउंज और 4 इंटरनेशनल। ठीक है। ठीक है, वो अब हमने 2 इंटरनेशनल कर दिए। हमने देखा कि आदमी 2 बार से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करता साल में। हाँ। तो मैं उसको 12 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस दे दूं तो उसके लिए वेस्ट है और मेरा भी खर्चा, मुझे उससे ही फीस मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने दूसरी चीज वो बनाई। फिर हमने बोला कि हर आदमी को मूवी टिकट चाहिए होती है कभी ना कभी। तो हमने बोला ये नहीं कि बाय 1 गेट 1 करो। हमने बोला भाई 500 रुपए की मूवी टिकट फ्री है हर 6 महीने। अच्छा, 1 खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, जो मर्जी। ठीक है, तो आपको कोई वो नहीं है। आपको अगर अकेले बैठ के देखनी है और 500 रुपए की टिकट है तो फ्री लेके जाओ। ठीक है, फिर तीसरा हमने बनाया कि गोल्फ वगैरह का शौक होता है लोगों को, साल में 4 आपको गोल्फ राउंड्स मिलते हैं या गोल्फ लेसन ले लो। ठीक है, तो हमने ऐसे बड़े सिंपल क्लीन करके लिमिटेड फीचर बना दिए 6-7 कि कॉन्सियर्ज सर्विस है, होटल बुक कराना है, कुछ करना है, फोन करके आप हेल्प ले सकते हो। तो हमने सिंपल फीचर करके, बट हमारा कॉस्ट कम हो गई तो हमने बैंक से नेगोशिएट करके हमने उसकी एनुअल फीस हटा दी। हमने ज्वाइनिंग फीस हमने लाइफ टाइम फ्री बना दिया। ओके। कि ठीक है, आप पे कोई वो नहीं है। तो एक तो ये है कि अपना कार्ड को अच्छी तरह चूज करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, अच्छा प्रोडक्ट लीजिए। ठीक है। ठीक है, ऐसा लीजिए जिसका हाई पॉइंट्स है। ठीक है, फ्री हो। अगर फ्री हो तो बेटर है। देखो अगर मेरी खर्चा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मेरे को कोई पेड कार्ड पे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो मैं वो ले सकता हूँ। ओके। ठीक है, डिपेंडिंग मेरी नीड क्या है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने ये किया। ठीक है, और हमने बोला एयरलाइन माइल इंपॉर्टेंट है, एयरलाइन माइल पे बेस्ट कन्वर्जन हम देते हैं। ठीक है, तो ये हमने अपना कार्ड बनाया है, ये टाइगर क्रेडिट कार्ड इस बेसिस पे बनाया। और तभी आज की डेट में अगर आप सारे इन्फ्लुएंसर देखिए सब में या जितनी रेटिंग, इट्स ऑलवेज रैंक्ड एज द बेस्ट। इट इज अ फ्री कार्ड बट इट इज कंपेयर्ड टू इंसिग्निया या एमरल्ड। ओके। ठीक है, इंसिग्निया के लिए आपको 30 लाख की इनकम चाहिए। अच्छा। ये कार्ड आपको 5 लाख की इनकम में भी सेम बेनिफिट वाला कार्ड मिल सकता है। ओके। ठीक है, सो वो हमारा एक बेसिक, बिकॉज वी रिमूव्ड लॉट ऑफ यूजलेस फीचर। ठीक है, ये हमने इंश्योरेंस में भी, हेल्थ में भी किया था। तो पहले अगर हेल्थ इंश्योरेंस लोग बोलते थे यार ठीक नहीं है, अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि भाई एम्बुलेंस का 1000 रुपये मिलेगा, रूम का 1% मिलेगा, इस पे उसको सब कंडीशन बोलते थे। अब आप एक हॉस्पिटल में बैठा है, ICU के चार्जेस वो जाके नेगोशिएट थोड़ी करेगा। ट्रू। तो हमने बनाए प्रोडक्ट के भाई आपको जो रूम कैटेगरी चाहिए, जो अवेलेबल है, आपका जितना क्लेम है उसमें कंज्यूमेबल छोड़ के आपका पे हो जाएगा। और अगर आप 100 एक्स्ट्रा देते हो तो कंज्यूमेबल भी पे हो जाएंगे।
ओके ठीक है, तो वी सिंप्लीफाइड हेल्थ इंश्योरेंस बिकेम पॉपुलर, वी सिंप्लीफाइड क्रेडिट कार्ड, दैट इज व्हाई टाइगर इज बिकमिंग। जो डूज एंड डोंट्स ये है कि कार्ड पे कभी बोरो मत करो, ओके। नेवर टेक क्रेडिट ऑन अ क्रेडिट कार्ड। लोग क्रेडिट कार्ड को ऐसे लेते हैं जैसे ऐसे खर्चा करते हैं जैसे उनको कभी चुकाना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, वही मैं वो बोल रहा महीने के बाद ख्याल आता रे हूं। भाई उतना ही खर्चा करो जितना आप चुका सकते हो उतने महीने में। क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट बोरो करना बहुत महंगा होता है। तो अगर मैं बेस्ट कार्ड मान लूं, मेरे को तो कोई कार्ड नहीं पता जिसमें 30% से कम इंटरेस्ट मिल लगता है, 2.5% पर मंथ। नहीं लगता। ठीक है, वैसे 40 तक नॉर्मल चला कार्ड में तो 40% तक जा रहा है। हाँ। तो आप 40% तो आप यार एक वो सोहकार को नहीं देते थे, वो जो पहले हिंदी मूवीज देखते थे ना कि जमींदार 2% महीना, ये तो भाई जमींदार से भी बुरे हैं। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट कभी क्रेडिट मत लो। क्रेडिट कार्ड का बिल आपने चुकाना है। अगर आपको होम लोन लेना है तो होम के अगेंस्ट लो। ठीक है, होम लोन आपको मिलेगा 7%, 7.25%, 8%। ठीक है, डिपेंडिंग आपकी क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम में आप एलिजिबल हो जाते हो तो अपना घर बनाने के लिए आपको 6% पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोन्स की अलग तरीके हैं। ठीक है, बट अपने कार्ड के पे कभी लोन नहीं लीजिए। कार्ड ऐसे लीजिए जिसमें पॉइंट्स अच्छे हैं। ठीक है, और अपने पॉइंट्स को यूज करिए। ठीक है, ठीक है, आज की डेट में आप जैसे पॉइंट्स अच्छे कमा रहे हैं तो अपनी एयरलाइन टिकट निकालो, अपनी हॉलीडे निकालो, तो आपकी स्पेंडिंग से आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। एक बात बताओ सर कि कंपनी पर्सपेक्टिव से पूछता हूँ, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स देती है, जैसे आप भी बता रहे थे इस पे पॉइंट्स उस पे पॉइंट्स, ये ज़्यादा पॉइंट देकर के कंपनी को क्या फ़ायदा है? क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं कस्टमर को ये एनकरेज करा जा रहा है तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करो और फिर कस्टमर ज़्यादा स्पेंडिंग करके उस ट्रैप में फंस जाए कि वो ज़्यादा चुका ना पाए, फिर इंटरेस्ट कमाया जाए उससे? कहीं ऐसा तो नहीं होता? नहीं, देखो वो नहीं रीजन है। देखो, मर्चेंट एक कन्वीनियंस फी पे करता है क्रेडिट कार्ड के लिए। हर मर्चेंट। ठीक है, ठीक है। अब वो पॉइंट्स इज योर पास बैक ऑफ दैट कन्वीनियंस फीस। ओके, तो कंपनी उस मर्चेंट से पैसा कमा रही है। मर्चेंट से पैसा कमा रही है और वो उस पैसे का एक हिस्सा आपसे शेयर कर रही है एज अ पॉइंट्स। तो ये आपका राइट है। ठीक है, जो आपके लिए जो, और वो हर बैंक कमाता है। कई बैंक आपसे शेयर करते हैं, कई नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, तो आपने देखना है जो प्रोडक्ट आपसे शेयर कर रहा है। तो इससे ये नहीं है कि कोई, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, हमारे कार्ड में बहुत इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे। ठीक है, आज की डेट में अब उनको अपना प्रमोशन पे पैसे खर्चने हैं। ठीक है, आज की डेट में अगर सपोज वो 10 लाख रुपए अपनी एडवर्टाइजिंग में खर्च रहे हैं, वो कार्ड पे डाल देते हैं उसको। ठीक है, तो 10 लाख पे वो 60,000 पॉइंट्स बनाएंगे। ठीक है, 1,20,000 पॉइंट का मतलब आपको न्यूयॉर्क की रिटर्न टिकट मिल जाती है। ओके, ठीक है, तो हर 2 महीने वो एक रिटर्न टिकट निकाल सकते हैं। फैमिली की वेकेशन 2 बार निकाल सकते हैं। अगर बाली जाना है तो खाली 22,000 पॉइंट में टिकट मिलती है। ओके, हाँ। ठीक है, तो अगर आप कमा सकते हो तो आप क्यों नहीं कमाओगे? ठीक है, आप उनको आप चेक से भी पेमेंट कर सकते हो, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली बैंक कमा रहा होगा, आपको नहीं पता। अभी मैं रिसेंटली एक डेटा पढ़ रहा था कि सबसे ज़्यादा लोन्स जो इंडियंस ले रहे हैं वो पर्सनल लोन सबसे ज़्यादा है। अब आदमी के लिए हर चीज़ के लिए लोन अवेलेबल है, घर लेने के लिए लोन, होम लोन है, घूमने फिरने के लिए, बाकी मतलब हर चीज़ के अलग अलग लोन कैटेगरीज हैं। फिर पर्सनल लोन आदमी सबसे ज़्यादा क्यों ले रहा है? कि उसको लग्जरीज में ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पैसा लगाना है, वो आदमी उस ट्रैप में फंस रहा है। अब आदमी पर्सनल लोन ले रहा है, वो चाहे क्रेडिट कार्ड के जरिए क्यों ना हो। क्रेडिट कार्ड को खर्चा एक चुकाने के लिए, फिर दूसरा पर्सनल लोन, इसको ख़त्म करने के लिए फिर तीसरा पर्सनल लोन। ये एक ट्रैप चला हुआ है, ज़्यादातर लोग इसमें फंसे हुए हैं। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? ये ट्रैप बन जाता है। देखो, आप बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये ट्रैप बन जाता है। ठीक है, अनलेस आप कंट्रोल नहीं करते अपने आप को। ठीक है, लोन का पर्पस ये है कि आज की डेट में आप एक टीवी लेना चाहते हो। ठीक है, आपके पास 50,000 रुपये है। ठीक है, 50,000 रुपये में आपको 43 इंच का टीवी मिलता है। ठीक है, आपको 2 लाख रुपए में 85 इंच का सैमसंग टीवी मिल रहा है। ठीक है, आपका एस्पिरेशन है, तो आप 1.5 लाख रुपए का लोन ले लेते हो और आप बोलते हो कि यार मैं 2 लाख रुपए का टीवी खरीद रहा हूँ। ठीक है, और 1.5 लाख रुपए मुझे रीपे करने के लिए 4,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। ठीक है, या 5,000 रुपए महीना देना पड़ेगा इतनी देर के लिए, और इतनी 10-11% इंटरेस्ट। कई बार तो सबवेंशन भी होती है कि जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर कहता है मैं इंटरेस्ट पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि भाई मैं जो 1.5 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ तो मैं मोटा मैं कितना वापस कर रहा हूँ। सबसे इजी तो वही है ना, लोग वही नहीं मल्टीप्लाई करके देखते। ठीक है, कि भाई अगर मैं 1.5 लाख का 1.5 लाख ही वापस दे रहा हूँ तो क्या नुकसान है। बट मैंने ऐसी चीज खरीद ली जो मेरी आज की लेवल से ज्यादा थी,
बट इट इज गोइंग टू गिव मी माई सेटिस्फैक्शन, बट देन आई हैव टू, इट हैज टू बी इनफ। मुझे चूज करना है यार, ये 2-3 चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं लोन ले लूं, ठीक है, और वो भी किस इंटरेस्ट पे ले रहा हूँ, किस कंडीशन पे ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये आप बात करते हैं ना जो इमरजेंसी की, ये तब होता है जब हेल्थ कंडीशंस होती है, तभी मैं बोलता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, कि किसी की मदर बीमार है, वो नहीं सोचेगा मेरे को किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, वो देखेगा मैं जहां से मर्जी निकालूं यार, मैं तो पैसे दूं। तो आपके इंश्योरेंस में 3 इंश्योरेंस बोले, हेल्थ इंश्योरेंस, घर के लिए इंश्योरेंस, और एक इंश्योरेंस और आपने बोला एसेट के लिए। लाइफ नहीं बोला आपने? नहीं, लाइफ तो है जब आपकी लाइबिलिटीज हैं। अच्छा। लाइफ आपके लिए नहीं है, लाइफ आपकी फैमिली के लिए है कि भाई आपके बाद आपकी फैमिली भी चल सके। ओके, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ एसेट प्रोटेक्शन, पहले अपने आप को अपनी लाइफ तो बचा लो। ओके, ठीक है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन यू हैव लाइबिलिटीज, जब कमाने धमाने लग जाओ, बीवी बच्चे हो जाए तब। इवन बीवी बच्चे नहीं, अगर आपके पेरेंट्स ने अपनी पूरी जिंदगी का पैसा आप पे लगा दिया है, आज की डेट पे क्या होता है, ठीक है, पेरेंट्स की जितनी सेविंग होती है उनके बच्चे की मास्टर्स और एजुकेशन में चली जाती है। बाय द टाइम दे फिनिश देयर मास्टर एजुकेशन, पेरेंट्स आर एम्प्टी ऑफ मनी। ठीक है, देन इजंट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाय अ 2 करोड़ टर्म इंश्योरेंस कि भाई अगर तुम्हें कल कुछ हो जाए तो तुम्हारा पेरेंट तो तुम्हारे हु वाज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर इनकम is able to live their life. So it depends on the liability, it depends on the responsibility you have taken. ठीक है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब शादी हो गई तो आपकी वाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब बच्चे हैं वो तो फुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ठीक है, तो तब आपको लाइफ इंश्योरेंस इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या रिकमेंड करते हो, टर्म या फिर एंडोमेंट जैसे पॉलिसीज? देखो, एंडोमेंट इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट विच ऑल्सो गिव्स यू अ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो अगर आप उसको उस सेंस में देखोगे, मैं ये नहीं बोलता इंडोमेंट गलत है। लोग जो कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, कई बोलते हैं यार हर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मत लो, गलत है। क्यों गलत है? आज की डेट में प्रोडक्ट्स हैं जो 6.5% गारंटी रिटर्न देती है, आपको 10% आपको कॉर्पस का दे रहे हैं, आपको वेवर ऑफ प्रीमियम दे रहे हैं कि अगर आपको कुछ हो गया अगले 15 साल आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। उसका वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, और पहले दिन से लाइफ कवर है, पहले दिन से लाइफ कवर है। तो वो एक आपका एक पर्पस है, एसेट एलोकेशन जिसे हम कहते हैं ना, जो आपका डेट का पैसा है जो बैंक एफडी में रखते हो, वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में डालना चाहिए। और उसमें भी मेरे हिसाब से एंडोमेंट में 2 टाइप के होते हैं, पार, नॉन पार। पार मीन्स के गारंटीड नहीं है, नॉन पार मीन्स गारंटीड है। ठीक है, तो आई प्रेफर गारंटीड कि भाई मुझे इतना पता होना चाहिए मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, सो वो एक इन्वेस्टमेंट है, बट उसको इंश्योरेंस मत समझिए। बट जो टर्म इंश्योरेंस है वो प्योर प्रोटेक्शन है। और बट आज की डेट में टर्म इंश्योरेंस में भी लोग बहुत गलती करते हैं। क्या? ठीक है, 99% लोग, हमारी एक सर्विस है जिसको हम बोलते हैं फ्री इंश्योरेंस रिव्यू। एक तो वो पुरानी पॉलिसी लेके चल रहे हैं जहाँ पे जितना प्रीमियम से ज्यादा प्रीमियम दे रहे हैं। अगर वो आज पुराने प्रीमियम 20,000 रुपए दे रहे हैं, आज वो सेम इंश्योरेंस उनको 8,000 रुपए में भी मिल सकती है। तो जब उन्होंने प्रॉपर कंपेयर नहीं किया तब वो प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल था। सेम इज हेल्थ इंश्योरेंस में, जितने में आप 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उतने में क्या पता आपको 50 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए। तो आदमी को पुरानी पॉलिसी डिसकंटिन्यू करके नई ले लेनी चाहिए? नॉट डिसकंटिन्यू करके, पोर्ट करके। तो आजकल IRDA ये ऑप्शन देती है पोर्ट, तो आपकी कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट्स भी चलते हैं। डिसकंटिन्यू तो बिल्कुल नहीं करनी। ओके, बिकॉज 7 साल बाद आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो सकता हेल्थ इंश्योरेंस में। ऐसा है क्या? हाँ, तो वो आप छोड़ना ही नहीं चाहते बेनिफिट। ठीक है, वो तो कोई आपको बोल दे कि भाई ये आप इसको डिसकंटिन्यू कर दो, उस एजेंट से फिर से बात ही मत करो, वो तो चोर है। ओके, ठीक है, पोर्ट में बहुत मेहनत होगी, पहले साल की कमीशन नहीं मिलेगी उसको। अच्छा, ठीक है, बट फिर भी पोर्ट करवाओ। अच्छा, इसीलिए वो पोर्ट रिकमेंड नहीं करेगा? पोर्ट हम तो करते हैं, बट काफी लोग नहीं रेकमेंड करेंगे जिनको एथोस नहीं है। जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया हुआ है, नेशनल पेंशन सिस्टम, कोई कमीशन नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल फंड है 0 चार्ज वाला। लोग बोलते हैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ मैं, आधा % 75 पैसे बचा रहा हूँ। ठीक है, बट डायरेक्ट में भी 80 या 90 पैसे चार्जेस दे रहे हो। नेशनल पेंशन सिस्टम में 1 पैसा चार्ज है। इट इज 99% चीपर देन अ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। It is the same thing, 50% equity, 50% this thing, same fund managers. ठीक है, और उसमें 14% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज टैक्स फ्री। तो आप क्या रिकमेंड करते हो? SIP से बेटर है, म्यूचुअल फंड से नहीं, बेटर है कि NPS में जाए? मैं बोल रहा हूँ देखो कमीशन नहीं मिलती, बट हम अपने कस्टमर को NPS भी कराते हैं।
उसमें 50,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट है अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हो। नए टैक्स रिजीम में भी हो तो आपकी अगर सपोज बेसिक सैलरी 1 लाख है तो आपको 14,000 रुपए तक आपका टैक्स फ्री है, आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा, आपकी इनकम 86,000 मानी जाएगी। ठीक है तो मैं को अगर 14,000 रुपए मैं सपोज 30% ब्रैकेट में हो तो 30% रिटर्न तो मुझे डे 1 पे आ गई ना। बट ठीक है, बट एडवाइजर आपको एडवाइस नहीं करता बिकॉज उसको कमीशन नहीं मिल रही इसमें। ठीक है तो अगर आप उसको, इफ यू आर रेडी टू पे हिम फॉर एडवाइस देन व्हाई विल ही नॉट टेल यू दिस। ठीक है तो आप अगर चिंदी चोरी करोगे तो आपको गलत एडवाइस मिलेगी। अगर आप उसको बोलोगे हाँ यार तू कमा ले दूसरे प्रोडक्ट में, तेरे से मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लूंगा बट मुझे बेस्ट एडवाइस दे, तो वो आपको ऑनेस्टली बताएगा यार लाइफ इंश्योरेंस में सर मैं आपसे इतना कमा रहा हूँ बट इन प्रोडक्ट्स में मैं नहीं कमा रहा आपसे, बट मैं सर्विस कर रहा हूँ आपको। ठीक है तो हैव अ वेरी ओपन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन विद योर एडवाइजर। ठीक है सो एंड ये जो प्रोडक्ट्स हैं आज की डेट में, जो मैं टर्म आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है तो टर्म इंश्योरेंस हैज टू लास्ट बियॉन्ड यू। लोग खरीदते हैं टर्म इंश्योरेंस 10 साल की, अब 10 साल में आदमी मर जाएगा कोई 25 साल का, तो फायदा क्या है। ठीक है टर्म इंश्योरेंस शुड आउटलास्ट यू। आज की डेट में हम लेगेसी प्लानिंग प्रोडक्ट्स कहते हैं, महंगे हैं थोड़े से बट उसमें आपको कवरेज मिलती है 99 ईयर एज तक। प्रीमियम 10 साल देना है, अच्छा ठीक है, या 5 साल देना है या 20 साल देना है, आप चूज कर सकते हो, या लाइफ लॉन्ग भी दे सकते हो। ठीक है बट मैं रिकमेंड करता हूँ 10-15 साल के प्रोडक्ट लो प्रीमियम का और कवरेज लो टिल द एज 85 या 99। कि दैट 99 में 99% ऑफ द टाइम द टर्म इंश्योरेंस विल लास्ट लॉन्गर देन यू। तो आपको अपने बच्चे को जो 1-2 करोड़ रुपए गिफ्ट देके जाना चाहते हो वो आपकी पॉलिसी से आ जाएगा। तो यू कैन चूज टू स्पेंड योर मनी। 85 की एज में भी यू ओनली हैव अ 20-30% चांसेस ऑफ आउटलिविंग योर लाइफ इंश्योरेंस। बट अगर आपने 60-70 लिया है देन यू हैव अ 95% चांस ऑफ आउटलिविंग योर। ठीक है बेटर कि 99 एज के लिए लें। हाँ 99 के लिए तो निकल ही लेता है। और आज की डेट में बड़े इंटरेस्टिंग नए प्रोडक्ट्स हैं। ट्यूलिप आया हुआ है जिसे टर्म यूलिप कहते हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ म्यूचुअल फंड कम यूलिप। ठीक है दैट्स ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज उसमें टर्म इंश्योरेंस के रेट्स हैं प्लस म्यूचुअल फंड बिल्ट इन है और 2.5 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है, तो उस पर आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं देना। बट यूलिप बेसिकली बदनाम अपने क्यूलिप, ये अलग कह रहे हैं आप? ट्यूलिप बोलते हैं हाँ, बट यूलिप का आपका पूछ रहे थे। अच्छा, यूलिप में चार्जेस बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं जो नए लोगों को शुरुआत में नहीं पता होता है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, तो आप उसमें यील्ड लॉस देख लो ना। उसमें द वे वी कैलकुलेट के भाई अगर 100 रुपये लगाया कितना मेरे को 10% की रिटर्न आई, ठीक है, तो कितना पैसा बनना है, बट इलस्ट्रेशन में कितना बन रहा है, तो जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं यील्ड लॉस। अगर 1.5% है तो अच्छा प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड बराबर है। अगर 3% है तो बहुत चार्जेस बिल्ट इन है। तो यू मस्ट आस्क फॉर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द यील्ड लॉस। लेकिन समस्या यूलिप में अच्छे भी प्रोडक्ट्स हैं, बुरे भी हैं। लेकिन समस्या ये है कि एजेंट शुरुआत में सारी बात बताता नहीं है, या शायद उसको भी जानकारी नहीं होती। उसको भी जानकारी नहीं होती काफी जगह पे, और कई बार वो बताता भी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, बेटर क्वालिटी कंपनीज के पास जाइए, बजाज कैपिटल के पास आइए, हम बताएंगे। ठीक है, बट आपको ये तो पता होना चाहिए मैंने क्वेश्चन क्या पूछना है। आप उससे क्वेश्चन पूछो ना, यील्ड लॉस क्या है, मुझे दिखा, पेपर पे दिखा यील्ड लॉस क्या है। आज की डेट में रेगुलेटर ने भी इलस्ट्रेशन में ही डाल दिया है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो इंश्योरेंस ग्रीवेंस पोर्टल में लिखो कि यह प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ, इसका यील्ड लॉस मुझे क्लियर चाहिए, मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो उन कंपनी को आपको बताना पड़ेगा मेरा यील्ड लॉस क्या है, मैं क्या चार्जेस ले रही हूँ आपसे। ठीक है, अच्छा अभी आपने एनपीएस की भी बात करी, थोड़ी देर पहले एसडब्ल्यूपी की बात करी। मैं तीनों में कंपैरिजन आपसे चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड में एसआईपी, म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी और एनपीएस। आप इन तीनों को कैसे देखते हो? देखो तीनों अलग हैं। नेशनल पेंशन स्कीम है, वो एक बैलेंस फंड है। ठीक है, उसमें 50% डेट में पैसा रहता है, 50% इक्विटी में रहता है। ठीक है, एंड देयर परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विटी इज एज गुड एज एनी इक्विटी फंड बिकॉज इट इज द सेम। HDFC, SBI, ICICI, द फंड मैनेजर्स आर द सेम। बट ये थोड़ा सा मुश्किल मिलता है बिकॉज इसमें कोई कमीशन नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो कोई बेचने में इंटरेस्टेड नहीं रहता। ठीक है, इसकी जो कमीशन है वो है कि हर ट्रांजैक्शन में 20 रुपए मिलती है। उससे ज्यादा तो एक आदमी का खर्चा हो जाएगा आपको ये प्रोडक्ट देने में, हाँ, समझाने में, आने जाने में। बस वो तो दूर की बात है। मैं अगर खाली आप बोलते हो मैं समझ गया हूँ, बस मुझे खरीदवा दे, उसका खरीदवाते आपका 800-1000 रुपये लग जाएगा उसकी जेब से। ठीक है, तो लोग देते नहीं है इतने आराम से। बट ये एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है अगर आप हाई टैक्स पेयर हैं।
ओके, ठीक टैक्स है, बचाना है तो बिल्कुल टैक्स बचाना है तो बहुत अच्छा है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में भी हैं और आप अपना कॉर्पोरेट एनपीएस करते हैं तो 10 से 14% आप जो भी डालते हो, पहले 10% था, अब 14 हो गया है, वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। सो सपोज का आपका 50 लाख की इनकम है, ठीक है, और आप बोलते हो मैं 14% डालता हूँ, तो विच इज़ ऑलमोस्ट आपका करीब 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए पे 2 लाख रुपए तो आपको टैक्स से बच के रिटर्न आ गई आपकी। ओके, ठीक है, सो एनपीएस इज अ वेरी गुड स्कीम, इट हेल्प्स यू बिल्ड फॉर द रिटायरमेंट एंड डिसिप्लिन आता है। 55 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। 55 साल से पहले, 55 साल, उम्र के 55 साल से, उम्र के 55 साल के बाद, ठीक है। तो आप वो आपका एक डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सेविंग है। म्यूचुअल फंड इज अ फ्लेक्सिबल सेविंग। म्यूचुअल फंड में यू कैन टेक मोर अग्रेसिव फंड्स, 100% इक्विटी, यू कैन चूज अ फ्लेक्सी कैप फंड, यू कैन चूज अ मल्टी कैप फंड जिसमें एसेट एलोकेशन होती रहेगी, यू कैन चूज द फंड मैनेजर, देयर आर मेनी मोर फंड मैनेजर्स, देयर आर मेनी डिफरेंट फंड स्ट्रैटेजीज। तो अगर आप अच्छा बजाज कैपिटल टाइप के किसी इन्वेस्टमेंट हाउस से डील करते हो तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगी, आपको रेगुलर आर्टिकल्स आते रहेंगे। सो इट्स अ मच मोर इन्फॉर्म्ड इंटेलिजेंट प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, ओके, ठीक है। सो एंड सेम इज ट्यूलिप्स, जो टर्म यूलिप्स मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में, मेरे हिसाब से दे आर एज गुड एज टर्म इंश्योरेंसेस, ओके, ठीक है। देन अगर आपको जो गारंटीड रिटर्न प्लान्स हैं वो भी आप चूज कर सकते हो रादर देन कीपिंग मनी इन बैंक एफडी एंड डिसिप्लिन सेविंग। सी आप जैसे आपने समझाया ना कि आज की डेट में सबसे मुश्किल ये है कि हम चीज़ों से सिड्यूस हो जाते हैं। यार छुट्टी पे जाना था, 2 लाख रुपए की जगह 6 लाख रुपए खर्च आए, बिकॉज पैसे थे, ठीक है। अगर आप कमिटमेंट बनाओगे तो आप वो पैसे वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पता है यार मैंने 1 लाख रुपए अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का देना है हर साल, तो उसको तो बचा के रखोगे ना, ट्रू, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कई बार गुस्सा भी आएगा यार 1 लाख रुपए देना है, पर 10 साल बाद अगर वो 1 लाख रुपए की जगह आपको जैसे जो गारंटीड प्लान होते हैं, कई में होता है कि 2 लाख रुपए मिलेगा हर साल, ठीक है, या 10,000 रुपए महीना दो तो 20,000 रुपए मिलेगा आपको हर महीने। तो जब एक बार इनकम आएगी तब मजा भी बहुत आएगा, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा मजा आएगा, तो वो ज़्यादा मजा आएगा। प्लस आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, प्लस आपको जो अपने बच्चों के लिए जिसके लिए भी करना चाहते हो। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। वो बोलते हैं ना कि जैसे रिटर्न डजंट कम फ्रॉम वेयर ओनली यू इन्वेस्ट, इट कम्स फ्रॉम एसेट एलोकेशन। जैसे लोग मुझसे पूछते हैं एक यार हम तो खुद ही करना चाहते हैं, आप एक प्रोडक्ट बताओ जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड का। मैं बोलता हूँ मल्टी कैप। कहते हैं क्यों मल्टी कैप? बिकॉज उसमें एसेट एलोकेशन हो रही है, X% मनी लार्ज कैप में जा रहा है, मिड कैप में जा रहा है, स्मॉल कैप। जब स्मॉल कैप बढ़ते हैं तो फंड मैनेजर को स्मॉल कैप बेच के लार्ज कैप में डालना पड़ता है। जब लार्ज कैप बढ़ता है तो उसको लार्ज कैप से बेच के उसको स्मॉल और मीडियम कैप में डालना। तो आपके लिए एसेट एलोकेशन कर रहा है, उससे आपकी रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाती है। ओके, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके हिसाब से मल्टी कैप हुआ? मेरा पर्सनल फील है, मतलब ये बेसिकली कोई राइट आंसर नहीं है, रॉन्ग आंसर नहीं है, हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। हाँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा व्यू है कि भाई मल्टी कैप, बट ऑब्वियसली दे आर गुड फंड मैनेजर्स, दे आर बैड फंड मैनेजर्स, ठीक है। फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी है, लोग देखते हैं यार मैंने रेटिंग देखी यार 2 साल में बेस्ट परफॉर्मर था, वो अगले 2 साल में कभी बेस्ट परफॉर्मर नहीं होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज उसकी स्ट्रैटेजी खत्म हो चुकी है। अच्छा, एक फंड मैनेजर बिलीव्ड कि PSU स्टॉक्स बहुत अच्छे चलेंगे, चल गए, तो उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। बट ये थोड़ी अगर स्टॉक बढ़ गया तो बढ़ता ही रहेगा जिंदगी भर, नहीं, ठीक है। क्या पता नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है। अभी तो आपको IT सेक्टर डाउन है, हाँ, तो आपको एक अच्छे रिसर्च हाउस में हम रिसर्च करते हैं कि अगले 2 साल में ड्यू टू इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इंडस्ट्री चेंज हो रही है, किस फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी इज लाइकली टू डू बेस्ट। एंड जनरली जो हमारे अगर हमने देखा है जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी रिटर्न हायर आती है देन बेंचमार्क, बिकॉज व्हेन दे फॉलो द स्ट्रैटेजी। जैसे जब हम स्मॉल कैप बड़े हुए थे तो हम सबको बोल रहे थे यार स्मॉल कैप से रिडीम करके लार्ज कैप में लगाओ, और आप देखो कि अभी जो अप्रैल में हुआ है आफ्टर, लार्ज कैप्स कितने अच्छे बढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब वो ये थोड़ी है कि इसी रेट से बढ़ते रहेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी, तो आपको वो पूरा एक अच्छे एडवाइजर जिसके पास अच्छा एक्सेस है, पूरी रिसर्च है, तो वो आपको गाइड कर सकता है कि यार अगले 2-3 साल में ये स्ट्रैटेजी चलनी चाहिए इस लॉजिक से। एंड आपको देखना, अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन नॉलेज है तो आप देख सकते हो हाँ यार ये काम करेगी नहीं करेगी। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड या रेगुलर म्यूचुअल फंड? डायरेक्ट में आदमी खुद का दिमाग लगा करके करता है, रेगुलर में उसको एक एजेंट मिल जाता है, उसको एक सर्विस प्रोवाइडर मिल जाता है।
आपके हिसाब से इंसान को डायरेक्ट चुन करके अपना एक्सपेंस रेशियो बचाना चाहिए जो म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को जा रहा था, या फिर रेगुलर चुन करके उसको बड़ा एक्सपेंस रेशियो भी देना ठीक है, या एजेंट कमीशन देना भी ठीक है? देखो मैं अपना ही बोलता हूँ, मेरे को नॉलेज अच्छी है, ठीक है, मैं तो डायरेक्ट में कर ही सकता हूँ, मैं तो जिंदगी भर इसी को ब्रीथ करता हूँ, ठीक है, मैं भी एक एडवाइजर को पैसे देता हूँ स्टिल। अच्छा, ठीक है, मैं भी अपने वेल्थ मैनेजर के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ, बिकॉज जितना टाइम वो मेरे पोर्टफोलियो पे लगा सकता है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। ओके, मेरे को अपनी कंपनी चलानी है। वो रिटर्न बढ़ा सकता है, वो रिटर्न बढ़ा सकता है, वो मुझे सर्विस करता रहता है, मुझे रिमाइंडर देता रहता है कि सर ये करो, ठीक है, मैं कभी मार्केट क्रैश हो रही है, मैं बोला यार बेचना चाहता हूँ, वो बोले नहीं नहीं सर बेचो मत, खरीदो। ठीक है, जब मार्केट क्रैश हो रही है तो मुझे फोन करता है, सर और लगा दो और लगा दो और लगा दो, डरो मत, ठीक हो जाएगा। तो एक कंधे पे हाथ रखने वाला कंधे पे हाथ रखने वाला इंसान है, आपका सेकेंड ईयर है, आपके लिए रिसर्च लेके आ रहा है, ठीक है, आपको नया इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बता रहा है, आपके लिए सर्विसिंग कर रहा है। कल मुझे अपना अकाउंट चेंज करना था, मेरा बैंक का अकाउंट मैंने चेंज किया, ठीक है, मुझे 15 म्यूचुअल फंड से बैठ के अपने अकाउंट चेंज कराना पड़ता, ठीक है, तो कितनी बड़ी बात है, लोग कराते ही नहीं है, तभी उनका पैसा वो अनअकाउंटेड फंड्स में चला जाता है। आज की डेट में कितनी इंश्योरेंस है जिसका क्लेम कभी किसी ने लिया ही नहीं, वो सारे अक्लमंद लोग थे जो बचाना चाहते थे। फैमिली को पता ही नहीं कि इंश्योरेंस भी है। हमारे 70% क्लेम हम बताते हैं कस्टमर को, हम फोन करते हैं रिन्यूअल के लिए तो पता लगता है कुछ हो गया, तो हम फैमिली को बताते हैं इन्होंने इंश्योरेंस ली हुई थी, ठीक है, हम पे कराते हैं, ठीक है, अगर उन्होंने डायरेक्ट ली होती, ऑनलाइन खरीदी होती तो पैसा ही नहीं मिलता। तो यू से कि आज की डेट में अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 15-20 हजार करोड़ अनक्लेम्ड फंड्स पड़ा है तो किसकी वजह से पड़ा है? इसकी वजह से ही पड़ा है ना। तो क्या करना चाहिए आदमी को? भाई देखो, नौबत ना आए, नहीं अनक्लेम्ड की नौबत ना आए, तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो, एक तो आज की डेट में हर एक आदमी अपना चेक करे, काफी पोर्टल्स बन गए हैं, आपके फादर मदर किसी ना किसी के पैसे पड़े ही होंगे। कैसे चेक करें? तो आज की डेट में काफ़ी पोर्टल्स हैं, गवर्नमेंट ने निकाला है ये सारा अवेलेबल किया इन्फॉर्मेशन कि भाई अनक्लेम्ड फंड्स किसके पड़े हैं, क्या पड़े हैं, तो उसको चेक करिए आपके फैमिली में कितने पड़े हुए हैं। ओके, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ हमारे अपने फैमिली में मुझे मिले, एक दिन मैंने बोला यार चल यार मैं खुद तो चेक करा लूँ, अब वही अपने एडवाइजर को बोला, नहीं तो खुद बैठ के मुझे पोर्टल्स ढूंढने पड़ते हैं। ओके, तो आप बोलते हैं, उसको मैंने बोला यार पूरा चेक करके बताइए, पैन नंबर है सबके, ये सबका एड्रेस है, ये हमारे पुराने एड्रेसेस हैं, ये ऑफिस के, देखो इसमें कोई शेयर्स तो नहीं है। ओके, तो उन्होंने बोला यार आपके यहाँ पे आपकी मदर के नाम पे HDFC बैंक के शेयर्स थे जो डीमैट ही नहीं हुए कभी, उनसे सर्टिफिकेट ही गुम गए थे, उनको याद ही नहीं था कि मैंने ये शेयर 2-2.5 हज़ार शेयर खरीदे हुए थे जिनकी वैल्यू 18-20 लाख रुपए हो गई थी। तो ये बेसिकली रेगुलर फंड का फायदा है, ये एक रेगुलर नहीं, ये एक एडवाइजर का फायदा है, एडवाइजर का फायदा है। ठीक है, उसको आप अपने बिहाफ पे काम दे सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उससे काम करा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो देखिए लाइफ में यार देखो मेरा व्यू है, डायरेक्ट आज की डेट में जो सिप बंद हो रही है, ठीक है, सबसे ज्यादा डायरेक्ट सिप्स बंद हो रही है, सबसे ज्यादा। हाँ, आप देख लो, ये तो डेटा शेयर्ड है, ठीक है, कि जो डायरेक्ट बंद हो रही है उनको कोई गाइड करने के लिए नहीं है। जब मार्केट क्रैश कर रही थी 2 महीने से, बहुत मार्केट बुरी थी, लोग डर रहे थे यार नेगेटिव रिटर्न है, लॉस हो रहा है, उन्होंने बंद कर दिया। पर जिन्होंने कंटिन्यू किया अब आज की डेट में फायदे में है, ठीक है, इसको बोलते हैं बिहेवियर फाइनेंस, ये पूरी दुनिया में है। ठीक है, अगर आज की डेट में 10 साल में मार्केट में रहोगे तो 98% पीपल विल मेक अ गुड रिटर्न, बट एक्चुअल में ओनली 14% पीपल मेक अ गुड रिटर्न, ओनली 14%, बिकॉज रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट टिकते नहीं है, और उसमें से 99% पीपल डायरेक्ट है। ओके, अ गुड एडवाइजर का एक पर्पस भी है आपको टिकाए रखना। हाँ, मतलब 14% लोग पैसा बना पा रहे हैं, उसमें से 99% लोग डायरेक्ट वाले छोड़ के चले जाते हैं। और देखो म्यूचुअल फंड तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके एडवाइजर आपके पैसे पे क्या कमा रहा है? 70 पैसे, 60 पैसे, ठीक है, आपका पैसा बढ़ेगा तभी तो उसका पैसा बढ़ेगा। ट्रू, तो उसकी जिम्मेदारी है आपका पैसा बढ़ाना, और आपका गोल और उसका गोल अलाइंड है। हाँ, ठीक है, तो अगर आप उसको खुशी खुशी देते हो तो क्या नुकसान है? उससे डिमांड करो, भाई तेरे को इतना दे रहा हूँ, तू मेरे लिए ये करके दे। ट्रू, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है, उसको कमीशन मिल रही है, बट वो कल आपको क्लेम करा के देगा। हॉस्पिटल में बैठा है,
ठीक है, तो उसके जैसे हमारी टीम जाके फाइट करती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मेक श्योर करते हैं कि यार कोई इशू ना होए। कई बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि भाई ये क्लेमेबल ही नहीं है, तो हम बताते हैं भाई ये क्लेमेबल नहीं है सर, नहीं मिलेगा। बोले यार बहुत बुरी बात है, बट जो नहीं है नहीं है, बट अगर क्लेमेबल है, हमें फाइट करना है तो हम फाइट करते हैं कि भाई ये कैसे मना कर रहे हो, कैसे रिजेक्ट कर रहे हो। हमें पता है, हमारे पास इंस्टेंसेस है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं। ओके ठीक है, लोग सोचते हैं कि यार मैंने डायरेक्ट इंश्योरेंस खरीदी। ठीक है, वो जैसे एक इंटरनेशनल, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही यूजेस दिस जोक, अ लैम्ब विल नेवर गेट द बेस्ट प्राइस फ्रॉम द स्लॉटर हाउस। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई अगर आप इंश्योरेंस कंपनी का पैसा, अगर आपको सारे क्लेम खुशी खुशी पे कर दे तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं बनाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई एजेंट नहीं है, एजेंट से अच्छा ब्रोकर है, बिकॉज ब्रोकर आपका रिप्रेजेंटेटिव है, एजेंट क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव, इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको एक ब्रोकर चाहिए, ठीक है, जो आपके बिहाफ पे लड़े, मेक श्योर करे आपका क्लेम पे होए। तो इंश्योरेंस कंपनी कोशिश करेगी क्लेम ना मिले, ना मिले, कि कम से कम पे करे। अगर कोई लकूना है तो उसको लकूना पकड़ने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपको अकेले को नहीं पता, बट अगर एक ब्रोकर है प्रॉपर, उसके पास क्लेम्स मैनेजमेंट टीम है, तो उनको पता है कि लकूना, वो आर्ग्यू कर सकते हैं, नहीं ये नहीं है, ठीक है, ये पेबल है। तो ब्रोकर में भी एक सवाल है, ऑनलाइन ब्रोकर या ऑफलाइन ब्रोकर? ऑनलाइन तो देखो, ऑनलाइन ब्रोकर्स आर प्लेटफॉर्म्स, दे आर नॉट सपोर्टिंग सर्विसिंग, वो बोलते हैं, बट दे आर डूइंग लैक्स ऑफ स्मॉल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो वो कहाँ से आपको सपोर्ट कर देंगे? तो ऑफलाइन होना चाहिए। वो तो चीपेस्ट है। आपको ऑफलाइन होना चाहिए, जो आपसे बात कर सको, जिसको मिल सको, जिसको पकड़ सको आप। ओके, लेकिन ऑफलाइन में भी एक बड़ा चैलेंज ये है कि आज वो मेरा ब्रोकर है, कल उसने काम छोड़ दिया है, कहीं और चला गया है। तभी तो बोल रहा हूँ, लॉन्जिविटी ऑफ द कंपनी देखो, कितनी पुरानी कंपनी है, कितनी सॉलिड कंपनी है। ठीक है, आज की डेट में आप किसी, देखो सेम है, बैंक है, कल आप कोई छोटे मोटे बैंक से डील करते हो, आपका पैसा डूबने का ज़्यादा चांस है। अगर कोई आप बहुत इस्टेब्लिश्ड बैंक से डील करते हो, SBI, तो चांसेस बहुत कम है। सेम इज विद द ब्रोकर, अगर आप जितना इस्टेब्लिश्ड ब्रोकर से काम करोगे, वो डिस्काउंट नहीं देगा। ठीक है, बट अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो फिर कल प्रॉब्लम में आओगे ही आप। ठीक है, आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस देखनी है, आपको देखना है यार मैं इंश्योरेंस का 100 रुपया दे रहा हूँ, मुझे 5 रुपये वापस दे दे, या मुझे 100 रुपये दिया, उसके अगेंस्ट जो 10,000 रुपये का मेरा क्लेम होएगा वो पे करा दे, क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपने देखना है या 5 रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 10,000 रुपये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉलिड, बहुत सॉलिड बातें बताई आपने संजीव सर, और बहुत ज़्यादा समय अपने आपका ले लिया हमने, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा इससे। मैंने बहुत कुछ सीख लिया आपसे बात करते करते। तो इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर। कोशिश करूँगा कि दोबारा भविष्य में आपका समय लेने की कोशिश करूं और नई नई जानकारी आपसे सीखता रहूं और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करूं। थैंक यू संजीव सर। हमारा ना मिशन है सबका भला है, आई होप आज मैं हम सबका भला कर पाए। थैंक यू सर।